नमस्कार साथियों, गुप्त वंश मैंने समाप्त किया था और अब एक छोटा सा वंश है पुष्यभूति वंश या इसको वर्धन वंश भी कहते हैं। और इसी के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन सातवाहन वंश के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। पुष्यभूति या वर्धन वंश, इसकी स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने किया था, इसीलिए नाम जो है वह पुष्यभूति हो जाता है। इन लोगों के नाम के साथ वर्धन जो है वह टाइटल लगा हुआ है, इसलिए वर्धन वंश भी कहा जाता है। साथियों, पुष्यभूति जो था हरियाणा में अंबाला के समीप थानेश्वर नामक स्थान पर इस वंश को स्थापित किया था और थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए पुष्यभूति वंश इसको हम लोग कहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। कादम्बरी की रचना किसने किया था, यह हम लोगों को बतलाना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। कादम्बरी की रचना जो है वह बाणभट्ट के द्वारा किया गया था। परंपरा के अनुसार यह माना गया है कि हर्षवर्धन ने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो बाणभट्ट को अपनी राजधानी थानेश्वर ले गया और यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में स्थापित हुए और इन्होंने कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना किया। दो और ग्रंथ हैं इनकी, जिसमें सबसे लोकप्रिय है हर्षचरित और तीसरा पार्वती परिणय। मतलब 3 ग्रंथों की रचना इनके द्वारा किया गया था। तो ए आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हर्ष का राजकवि कौन था। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, हर्ष का मतलब हर्षवर्धन, और इनके राजकवि या दरबारी कवि के पद पर बाणभट्ट जो है वह स्थापित थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। तो यह बतलाना है और आप सभी लोग जानते होंगे, यह बीपीएससी में पूछा भी जा सकता है। ह्वेन-सांग आए थे हर्षवर्धन के समय में। यह प्रसिद्ध चीनी यात्री थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अध्ययन किया था। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है सी यू की और हर्षवर्धन ने इन्हीं के सम्मान में कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति का भी आयोजन कराया था और ह्वेन-सांग को अध्यक्ष जो है वह बनाया गया था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ह्वेन-सांग ने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यह किसके शासन काल में भारत आया। चूंकि उसी चैप्टर से संबंधित है तो क्वेश्चन मिलता जुलता ही रहेगा। तो स्पष्ट है कि यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ह्वेन-सांग की जीवनी जो है इसके प्रिय मित्र व्हीली ने लिखा था। व्हीली, ह्वेन-सांग की जीवनी पूछ दे तो आंसर हो जाएगा व्हीली। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति था इस्लाम धर्म का अनुयायी मुस्लिम व्यक्ति था, मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है उसका नाम था। 5 नंबर क्वेश्चन है, बाणभट्ट की रचना है। तो हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, पार्वती परिणय भी है और कादम्बरी भी है। डी आंसर हो जाएगा। तीनों की रचना बाणभट्ट के द्वारा किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन स्वयं शिक्षा एवं साहित्य में रुचि रखते थे। नालंदा, कन्नौज और वल्लभी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे।
इस समय संस्कृत और प्राकृत भाषा अधिक जो है वह लोकप्रिय था। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 ग्रंथ की रचना किया था, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो यहाँ भी आंसर जो है वह डी हो जाएगा, तीनों। 7 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया और उसके बाद यह दक्षिण भारत की तरफ अभियान करता है, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे यह पराजित हो गया और इसको पराजित करने वाला व्यक्ति चालुक्य वंश का शासक था, पुलकेशिन द्वितीय। इसकी पराजय का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में किया गया है और ऐहोल अभिलेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। साथियों, ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछ दे कि मंदिरों का नगर किसको कहते हैं तो ऐहोल को कहते हैं। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध जो हुआ था वह 629 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया? तो यही अभी मैंने चर्चा किया, तो 629 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा और इसी समय जो है वह पराजित हुए थे। अगर परीक्षा में पूछ दे कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया, तो पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके युद्ध भूमि में इसकी हत्या कर दिया और इसके पीठ पर विजय शब्द जो है वह अंकित कराया। 9 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष कहाँ धर्म सम्मेलन का आयोजन करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है? हर्षवर्धन की धार्मिक नीति के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है और यह प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म सम्मेलन का आयोजन जो है वह प्रयाग में करता था। तो यहाँ आंसर ए हो जाएगा और इसी को महामोक्ष परिषद कहा गया है। यह 4 दिनों तक चलता था, जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा, भगवान सूर्य की पूजा, भगवान शिव की पूजा किया जाता था और चौथे दिन दान पुण्य का काम जो है वह होता था। ऐसा माना गया है कि हर्षवर्धन अपने शरीर पर पड़े हुए वस्त्र को छोड़कर इस अवसर पर सब कुछ दान कर देता था, अर्थात यह दानी प्रवृत्ति का शासक था। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा? 10 का आंसर या विकल्प के अनुसार आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल रहा होगा और आप लोगों ने यहाँ बना भी दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कह करके संबोधित किया है। हर्षवर्धन ने 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन तो कराया ही था, लेकिन सभी धर्मों के प्रति यह धर्मनिरपेक्षता का भाव जो है वह रखता था। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा सूती वस्त्र और बनारस रेशमी वस्त्र के लिए काफी प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से परिवर्तित करके कन्नौज में स्थापित किया था। साथियों, हर्षवर्धन का चीन के साथ भी मित्रवत संबंध था, क्योंकि चीन के शासक हो ती, नाम था हो ती,
इन्होंने अपना राजदूत, नाम था ल्याङ्ग, अपना राजदूत ल्याङ्ग होई किंग, शासक होती ने अपने राजदूत ल्याङ्ग होई किंग को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। तो यह महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट हो जा रहा है। इसमें एक चीज का और जो है यहाँ पर जिक्र किया जा सकता है कि गौड़ प्रदेश के शासक शशांक जो थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तब हर्षवर्धन गौड़ पर भी नियंत्रण कर लेता है। कुछ विद्वानों ने हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा है, जो सही नहीं है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हेमू था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ, उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। तो साथियों, यह वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसी में कुछ क्वेश्चन हम लोग सातवाहन वंश से संबंधित भी यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, सातवाहन परंपरा के अनुसार जो सातवाहन की सवारी करता था उसी को सातवाहन कहा गया है। तो यह माना गया है कि सातवाहन जो लोग थे यह यक्षों के वंशज थे। नासिक अभिलेख और नानाघाट अभिलेख से इन लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह प्राप्त होता है। साथियों, दक्षिण भारत में मौर्य वंश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो यहाँ सातवाहन हो जाएगा, सातवाहन वंश। दूसरा क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था, इसे अयोध्या अभिलेख में कहा गया है। अयोध्या अभिलेख में इसको क्या कहा गया है? तो सेनापति कहा गया है। देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदर्थ, और बृहदर्थ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया, जो उनका सेनापति था, और मौर्य वंश का अंत हुआ तथा शुंग वंश की स्थापना हुई। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न कराया था, और इसके बड़े पुत्र अग्निमित्र ने यवनों को अर्थात विदेशियों को पराजित किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम देवभूति था। अंतिम को याद रखा जाता है, देवभूति। और देवभूति की हत्या वासुदेव कन्न के द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार शुंग वंश जो है वह समाप्त हो गया। वहीं यहाँ क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कन्न था, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों, वासुदेव कन्न ने शुंग वंश को समाप्त किया और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना कर दिया। कण्व वंश इतिहास में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, और इस वंश का अंतिम शासक जो था वह सुशर्मा था। ए आंसर हो जाएगा। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा, जिसकी हत्या कर दी गई, और कण्व वंश जो है वह समाप्त हो जाता है। सिमुक ने इसकी हत्या किया था, और इसी सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया। 4 नंबर क्वेश्चन, किसने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था जिसमें एक के पुरोहित पतंजलि थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया,
जिसमें एक में पुरोहित का कार्य पतंजलि के द्वारा किया गया था। किस वंश के शासक सातकर्णी द्वितीय ने गोदावरी के तट पर अपनी राजधानी प्रतिष्ठान की स्थापना किया? तो सातवाहन वंश। सातकर्णी द्वितीय ने गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान नामक शहर का निर्माण कराया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो यह आपको याद रखना होगा। नदी का उल्लेख भी पूछा जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी मां के नाम को जोड़ने की प्रथा शुरू किया? इसमें आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। यह सबसे महत्वपूर्ण शासक थे सातवाहन वंश के, और अपनी मां के नाम अपने साथ जोड़ने की प्रथा इन्होंने शुरू किया। इनकी मां का नाम गौतमी बलश्री था, जिन्होंने नासिक अभिलेख को जारी किया था, और उसी नासिक अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी जो है वह मिल जाता है। साथियों, सातकर्णी प्रथम को अप्रतिहत चक्र की उपाधि दिया गया था। इसका विवाह नैनिका से हुआ था, और नैनिका ने ही नाना घाट अभिलेख जो है वह जारी किया था। नाना घाट अभिलेख से सातकर्णी प्रथम के बारे में हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाता है। तो यह आंसर होगा। इसके बाद इस वंश के एक और महत्वपूर्ण शासक थे, 17वां शासक, जिनका नाम हाल था। हाल। और हाल ने एक पुस्तक की रचना किया था, याद रखना होगा इसको, और उस पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना भी किया था। अब यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को जारी किया? तो स्पष्ट है, सातवाहन वंश के शासक यहाँ आएंगे। इन लोगों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो है वह जारी कर दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, सामंतवाद का सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ। इसका जन्म किस काल में हुआ? इसका जन्म जो है वह सातवाहन काल में हुआ। अधिक भूमि दान देने से ही आगे चल करके सामंतवाद का जन्म होता है, और इन्हीं लोगों के समय में सामंतवाद का जन्म हुआ, जिसका सबसे अधिक विकास गुप्त काल में होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश के समान सातवाहनों की राजकीय भाषा, जो मौर्यों की राजकीय भाषा थी वह सातवाहनों की राजकीय भाषा थी, और वह भाषा कौन थी? प्राकृत। यही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम सीसा का सिक्का जारी किया गया। तो सर्वप्रथम सीसा और पोटीन का सिक्का जो है सातवाहन वंश के शासकों ने जारी किया था। तो यह परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में यह पहला और एकमात्र वंश है जो अपने नाम के साथ अपनी मां के नाम को शामिल करता है। साथियों, सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण से महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाता है। तो सातवाहनों से संबंधित यह महत्वपूर्ण तथ्य था जिसके बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, और यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाता है। क्योंकि चैप्टर छोटा है, इसलिए इतना ही क्वेश्चन जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, बनाया होगा, बहुत अच्छे तरीक़ा से आपने बनाया होगा। साथियों,
इसके बाद जो है जो मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा वह होगा संगम काल। आप पढ़ भी सकते हैं, उस चैप्टर को पढ़ करके तब यह साथ में बनाएंगे तो और ज़्यादा जानकारी जो है आपको मिलेगा। इसलिए मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसके बाद अगला चैप्टर जो मैं लेकर आऊँगा उसका नाम है संगम काल, जो दक्षिण भारत से संबंधित है।